पिछले 3.5 साल से अपोजिशन को इतनी कामयाबी नहीं मिली जितने पिछले हफ्ते मिली है, क्योंकि मरने से पहले अपने शीशे पे लिख के चली गई कि मेरी बेटियों की शादी इंसान से करना, जानवर से नहीं करना। हुक्मरान सिर्फ दावे करते हैं, अमली इकदामात होते हुए नजर नहीं आते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के एक और हफ्ते का इख्तिताम होता है, लेकिन आने वाला हफ्ता जनाब इससे ज्यादा हौलनाक हो सकता है, तहलका खेज हो सकता है और कौन जाने तब्दीली का हफ्ता भी हो सकता है। मैं हूं सलमान मिर्जा और आपको खुशामदीद कहता हूं पाकिस्तान न्यूज रूम में। पिछले 3.5 साल से अपोजिशन की हमेशा से यह कोशिश रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को चलता किया जाए, किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए। लेकिन यकीन मानिए, पिछले 3.5 साल से अपोजिशन को इतनी कामयाबी नहीं मिली जितने पिछले हफ्ते मिली है, क्योंकि अब इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात निकलकर सामने आए। हमने देखा कि काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात समझ के सामने आए, इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात समझ के सामने आए और रही कसी कसर जो है, जो बाकी रह गई थी कसर, वो फिर मुनहरिफ अराकीन ने पूरी कर दी। जनाब सिंध हाउस पर धावा बोला गया, कुछ अराकीन को गिरफ्तार किया गया, फिर शहबाज गिल की गुफ्तगू सामने आई। तमाम चीजें पिछले हफ्ते में होती रही, लेकिन आने वाला हफ्ता इससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ओआईसी का इजलास होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धमकी लगा दी है कि जनाब अगर 21 तारीख को आप कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाते या फिर अदम एतमाद की तहरीक नहीं लेकर आते तो हम धरना दे देंगे, और धरना देंगे तो फिर देखते हैं किस तरह से ओआईसी का इजलास होता है। लेकिन फिर नहले पर दहला फेंका हुकूमत ने और कहा कि जनाब 25 को कर लेते हैं, तब तक ओआईसी का इजलास भी निपट जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात निकलकर सामने आए और फिर क्या वजह है कि जनाब इमरान खान साहब, जो कि पिछले हफ्ते के स्टार्ट से पहले तक ये कह रहे थे कि ओआईसी के इजलास से पहले तहरीक अदम एतमाद ले आओ ताकि जब मैं ओआईसी के इजलास में जाऊं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आऊं, अब वो इजलास मुलतवी करने की बात कर रहे हैं। ये देखते हैं जनाब कि आज हुआ क्या और पिछले हफ्ते हुआ क्या, आने वाले हफ्ते हो क्या सकता है। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद तमाम जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है इस पर नजर डालेंगे। जनाब रिपोर्ट आपने मुलायजा की और मंजरनामा आपने मुलायजा किया। अब मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो माहिर कानून की है, क्योंकि कानून क्या कहता है, 63A क्या कह रहा है, उसकी तशरीह क्या हो सकती है, क्योंकि हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट कास्ट ही नहीं हो सकता और उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। तो माहिर कानून अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ खेलदास मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। पहले लेते हैं अजहर सिद्दीक साहब को। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यह बताइएगा जनाब कि क्या होने जा रहा है। देखें, होने तो ये जा रहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह होने जा रही है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी कि कोई बंदा भी जो है पार्लियामेंटेरियन वो डिफेक्शन नहीं कर सकेगा। अगर वो डिफेक्शन करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस बड़े खतरनाक होंगे। अच्छा। तारीखी तौर पर हमें देखना है कि डिफेक्शन लॉ आया, ये क्या वजह बनी कि डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया। हमें जाना पड़ेगा छांगा मांगा की सियासत में। जब छांगा मांगा की सियासत में जा रहे थे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई और कंसेंसस किया कि हमने डिफेक्शन नहीं देनी, प्रमोट नहीं करना, जो मर्जी हालात और वाकयात। तो जो दो बड़े फैसले किए गए, एक ये किया गया कि 63A डाला गया और 63A में डिफेक्शन एक तो रोकने के हवाले से, और अगर फिर भी करेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा। ये अपना आर्टिकल 63A डाला गया और साथ साथ ही 58(2)B समझना है आपको। 58(2)B क्या था कि पहले गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती थी 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद या 2.5 साल बाद। सदर के पास इख्तियारात थे ना, वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर बुनियादी तौर पर 58(2)B में ये था कि वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व होती थी कि या फिर असेंबलियां डिसॉल्व ना हो सके। अब हुआ ये, जब 63A डाल दिया गया और उसके बाद चाहिए ये था कि रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली के अंदर अमेंडमेंट होनी थी। जैसे अगर आप देखें आर्टिकल 995 के तहत लिखा है वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस। अब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की इंप्लीमेंटेशन अगर देखनी है तो तरीकाकार देखना है तो रूल्स ऑफ बिजनेस
हमने प्रोसीजर ले डाउन किया। यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये ले डाउन नहीं किया, ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, व्हाटएवर इट इज, जो भी वजूहत थी। लेकिन अब आपके सामने एक चीज, इस केस को सामने रखकर देखें, सामने आ गई कि कुछ मेंबरान ने तय कर लिया कि हमने अपने पार्टी लीडर को वोट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई एतराज है, आर्टिकल 63 कहता है कि आप इस्तीफा दोबारा नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप, लेकिन आप मेंबर पार्लियामेंटेरियन नहीं रह सकते, ये अमानत है पार्टी की, जो पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके टिकट लेके आए हैं, तो आप डिफेक्शन नहीं कर सकते। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ इस केस के अंदर, हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने आकर टीवी अखबार में बात की, कुछ लोगों ने बैठकर इधर उधर की बातें की, और कुछ जाकर सिंध हाउस के अंदर बैठ गए और वहां बैठकर इंटेंशन उन्होंने दे दी। अब मिसाल के तौर पर कोई जुर्म अगर करने लगे हैं, जुर्म का उन्होंने इंटेंशन शो कर दी है, यानी अगर डिफेक्शन तो बाद की बातें हैं। अब यहाँ ये बात आ गई तो इसमें हमारा कानून वैसे भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का केस अगर देख ले, इफ्तिखार चौधरी साहब का केस देख ले, उसमें ये बात तय हुई थी कि जब आप जो अखबार में या टीवी में बात आ जाएगी, आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपका सच बना जाएगा, ट्रुथ, और वो सच्चाई होगी। अब ये सारी चीजों के बाद जब स्पीकर इख्तियार है आर्टिकल 63 के हवाले से, लेकिन चूंकि क्लैरिटी नहीं थी, स्पीकर ने राय ली वजारत कानून के साथ अटॉर्नी जनरल से, और उन्होंने 3 सवाल रखे। 3 सवाल में उनके सामने आया कि इसकी राय जो है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी राय दे रहे, 2 बातों पर राय देनी है। एक तो क्या, जो अगर पार्टी ने अगर वोट नहीं डाला और वो अपना माइंड दे देता है पहले, और वो कह देता है क्या उसमें डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा और उसको रोक दिया जाएगा वोट डालने के हवाले से। दूसरा है कि अगर उसने मिसाल के तौर पर डिफेक्शन कर ली, फ्लोर क्रॉस कर लिया, क्वालिफिकेशन सिर्फ उसी दिन होगी, यानी अगले दिन वो इलेक्शन लड़ सकता है, या 5 साल के लिए होगी, या फॉर लाइफ होगी। चलो मैं इसकी तरफ आपकी तरफ इस मामले पे मजीद भी 63A क्या कह सकते हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जनाब हसन मुर्तजा साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन मुर्तजा साहब ये बताइएगा, फिर तो ये सारी मेहनत पानी नहीं हो जाएगी अगर ये जो मुनहरिफ अराकीन है, अगर ये वोट कास्ट करने की अहलियत नहीं रखते, तो फिर आपके नंबर तो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ ही मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, यहाँ सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को अगर सियाको सबाक के साथ देखा जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ये बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहती रही, PMLN से भी कहती रही, और बाकी जो पार्टियाँ आती रही जाती रहीं उनसे भी ये बात हम बार बार कहते रहे कि हमें सियासत के अंदर ऐसी रिवायात पैदा करनी चाहिए, ऐसी रिवायात छोड़नी चाहिए जिनसे हमारी सियासत एक गाली ना बने। हमने 2008 के बाद जो COD के बाद पहला इलेक्शन हुआ और उसमें हम कोलिशन पार्टनर्स थे PMLN के साथ, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत इंडिपेंडेंट लोगों को मिला के बना सकती थी, लेकिन हमने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो PMLN है, और PMLN को हक है कि वो लोगों को ज्वाइन भी करवाएं और अपनी हुकूमत भी बनाएं, और वो हुकूमत बनी। 6 महीने हमारी वो कोलिशन चली, फिर उसके बाद PMLN ने Q लीग के लोगों को तोड़ा और उनके साथ उनको मिलाकर अपनी हुकूमत बना ली, और हमें उस हुकूमत से निकाल दिया गया। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि आपको ये जो लोगों की सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाना है, ये मुनासिब नहीं है, ये ना करवाएं। आपने हुकूमत करनी है। अगर हमारे में कोई होता कि हम आपको कमज़ोर करना चाहते हैं तो हम कभी इसको आपके साथ ना मिलने देते। उस वक्त हमारे पास ये चांस था कि हम उनको अपने साथ मिलाते, आपकी हंग पार्लियामेंट होती, आपकी हम मजबूरी होते और रहते, लेकिन हमने आपको काम करने का मौका दिया है, आप काम करें, ये काम ना करें जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी कमज़ोर हो और हमारे पार्लिमानी निज़ाम पे भी एक धब्बा लगे। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तानी सियासत कुछ इसी तरह से चलती है। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नदीम अफजल चंद ने, उनको भी फिर आपको जवाब देना चाहिए था। सर मेरी गुजारिश अगर मुझे पूरी कर लेने दें। मैं तो इस मामले में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं
कि सियासी कारकुन की इज़्ज़त बहाल रहनी चाहिए। ये जो हमारा सियासी निज़ाम है इसकी हैसियत जो है वो मुआशरे के अंदर बरकरार रहनी चाहिए। जमहूरी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जमहूर की आवाज़ मजबूत होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट ज़रूर करता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी की किसी ऐसी चीज़ को डिफेंड भी नहीं करता। अच्छा, जो हकायक हैं मैं उन पे बात करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। तो मैं जो गुजारिश कर रहा था, जब हमारे दोस्त PTI के इस हुकूमत 2018 में आए, मैं भी मेंबर हूँ, तो हम असम्बली में गए। पहले दिन से मैंने कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कही कि हमें कभी भी आप हुकूमत में हुकूमत करें, अच्छे काम करें, पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकेगा। अगर आप अनपॉपुलर फैसले करके और लोगों की सियासी वफादारियां बदल कर हुकूमत कर लेंगे तो वो कोई देर पा नहीं होगी। लेकिन हमारे इन PTI के दोस्तों ने भी वही किरदार अपनाया जो हमारे साबका अदवार में होता था, और इन्होंने हमारी पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को। अच्छा सर, मुझे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। खेलदास साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। खेलदास साहब, क्या कहते हैं आने वाले दिनों में, आने वाला हफ्ता जो कल से शुरू होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? आप पूरा एतमाद है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी? देखो, पहले तो मैं हसन मुर्तजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अच्छा खेलदा साहब, शायद कुछ आपकी आवाज़ की तरफ से प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ मुझे पहुंच नहीं पा रही है सही से। मैं कोशिश करता हूं कि आपसे दोबारा रब्ता करूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सबसे रेलेवेंट शख्सियत हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ये बताइएगा, क्या इतलात हैं, क्या आपके पास इस वक्त खबरें हैं, कितने मेंबर आपके इस वक्त टूट चुके हैं या मुनहरिफ हो चुके हैं, या मजीद अभी आना सामने बाकी है? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया मुझे बात करने का। मुर्तजा साहब को भी मेरा सलाम। खेलदास को अगर आवाज पहुंचे तो भी सलाम। और तीसरे पार्टिसिपेंट आपके कौन है मुझे नहीं मालूम। देखिए, बात ये है कि ये तो अभी मैदान सजा है और अभी मैच होना है। इंशाल्लाह जब मैच होगा सबके सामने आ जाएगा कि कितने मुनहरिफ हुए हैं और कितने नेट प्रैक्टिस लेकिन शुरू हो चुकी है सर। अच्छा, देख सुने लेकिन अभी जो मैंने मुर्तजा भाई की बात सुनी है, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, कि सही जो सियासी लोग, जमहूरी लोग होते हैं, वो यही गुफ्तगू करते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर इतने अखलाकी किरदार इनके अंदर मौजूद होती है, हमारे दोस्तों के अंदर, तो ये है कि उनको चाहिए था कि आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, इख्तिलाफ तो इनका तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है ना हमारे साथ, जी जी, कि जी हमें मिनिस्टर नहीं बनाया गया, हमें ये नहीं बनाया गया, हमें वो नहीं किया। कि बात ये था कि वो कहते कि जी हमने इस्तीफा दिया है, हम आवाम की अदालत में जाएंगे, वहाँ से मैंडेट लेकर आएंगे, चाहे नून लीग का टिकट लेकर आए, चाहे पीपल्स पार्टी का या आजाद की हैसियत से हम आएंगे, और आने के बाद हम अपना बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस, जमहूरी अंदाज होता। लेकिन आपने वही छांगा मांगा की सियासत, वही मरीज की सियासत, और उसका नाम दिया आपने सिंध हाउस का। अब जो है अगली दफा कभी होगे ना, तो कोई देगा KPK हाउस, कोई देगा पंजाब हाउस, कोई देगा बलोचिस्तान हाउस। अगर हमने अपनी नई आने वाली नस्लों को क्या बताना है कि हम इस किस्म की सियासत करते हैं कि हम टिकट्स के ऊपर बिकते हैं, हम पैसों पर बिकते हैं, समझे ना, अखलाकियात का है। अगर आज आपने ये प्रोग्राम करते वक्त जितने लोग जिनके नाम आए, सवाई एक आदमी के, बाकी सब के आप जो है 2013 का रिजल्ट निकालने हैं इलेक्शन का, समझे ना, और अभी का रिजल्ट निकालकर आप बल्ले के निशान पर जीत कर आए। एक साहब तो ऐसे हैं कि 80 वोट पड़े थे 2013 के अंदर है, आज वो कौमी असम्बली के मेंबर बने। उनकी मजाकरात के एक शो है, कॉमेडी शो है, उसके अंदर उनके मैं आपको भेजूंगा क्लिप कि जिस तरह वो इमरान खान को जो सदी का सबसे बड़ा हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है सर, आपकी बात थोड़ी सी कता कलामी होगी, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये इमरान खान साहब ही कहा करते थे 2018 से पहले कि इलेक्टेबल्स को हमें साथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग नहीं देते। अब इलेक्टेबल्स अपना वोट खुद ले। सर, पहले मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। नहीं, इलेक्टेबल्स अपना वोट लेते हैं और उसके बाद वो हो सकता है आपकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें। आपकी बात को मान लिया, मैंने मान लिया कि ये 2013 में कितने लोग जीते थे इसमें। कोई जीता हुआ कैंडिडेट 2013 का जो है वो 2018 में PTI में आया, ये PTI में आए, PTI के अंदर शमूलियत अख्तियार की इन्होंने है। अच्छा, ये इन्होंने PTI में शमूलियत के बल्ले के निशान पे, सवाए एक बंदे के जो आजाद जीत कर आके PTI में शामिल हुआ,
बाकी सारे पीटीआई के बल्ले के निशान के ऊपर इमरान खान की क़यादत के नीचे, और कहा जो गुफ्तगू करते थे वो आपको पता ही है, आप उनकी वो पुरानी गुफ्तगू उठा के सुन लें। लेकिन क्या है कि जब अभी आप देखें, नदीम चंद गए, मेरे बहुत पसंदीदा आदमी है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, तो अभी वो दोबारा गए, लेकिन आपने उनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे किसी जगह पर भी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं। चले सर, हसन साहब ये बताइएगा, ये बिल्कुल सही बात है और आपने इस बात को वजह कहा, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को सिंध हाउस के अंदर ठहराती है जो कि वफादारियां तब्दील करते हैं। इखलाकी तौर पर ये एक ऐसी चीज है जिसको सब लोगों को कंडेम करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि फिर आज आपके पास कोई मिल रहा है और आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। जी मिर्जा साहब, मैं वही बात कर रहा था तो आपने फिर माइक दूसरे मेरे साथियों को दे दिया। जी जी, मेरी गुजारिश ये है कि मैं यही बात कह रहा था कि जब 2018 में असेंबली बनी तो उस वक्त हमारे पीटीआई की हुकूमत ने, हमारे दोस्तों ने हमारे पीपल्स पार्टी के 2 लोगों के वफादारियां तब्दील करवाई। बज़ाहिर तो वो नहीं की उन्होंने, लेकिन उनको फंड्स वगैरह दे के अपने साथ मिला लिया, उनको उनकी दिल पसंद कमेटियों में डाल दिया, उनके मर्ज़ी के थानेदार लगने शुरू हो गए और वो उनके साथ बैठने उठने शुरू हो गए। PMLN के कुछ लोगों को, जिसमें जलील शरकपुरी साहब थे, एक वो नियाजी साहब थे, 1-2 और लोग थे, उनके साथ भी यही कुछ किया। और हम उस वक्त भी कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, इस तरीके से हमारा ये सिस्टम कमज़ोर होता है। और फिर आप देखें सेनेट के अंदर क्या किया, सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, वहाँ पे किस तरीके से रिज़ल्ट बदले गए, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे वो लोग खुशियाँ मना रहे थे जी कि हमने क्या कर दिया है, हमने तो ये कर दिया। फिर आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब चौधरी सरवर साहब सेनेटर मुंतखब हुए तो वो उनके वोट पूरे नहीं थे, लेकिन वो सेनेटर बन गए। उस पे भी उस टाइम शादियाने बजाए गए और जश्न मनाए गए। हम हर मौके पर, हर इवेंट पे इन्हें कहते रहे कि आप जो कर रहे हैं ये कल आपको भुगतना पड़ेगा और ये बड़ा ख़तरनाक है, आप ना करें। आज जब पीटीआई बनी, जब 2018 में पीटीआई सरकार बनी, उस वक्त किस तरीके से लोगों को कानों से पकड़ पकड़ कर शामिल करवाया गया, और ये और वो और जहाज और ये सारी खबरें, ये सारा गलत है। अच्छा, खेलदार साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनकी आवाज अब शायद मेरे पास सही आ जाए। खेलदार साहब ये बताइएगा, आप तो 99 में सारे मामलात में ढसे हुए थे, काफ लीग बनी, फिर सारे अब आप इखलाकी तौर पर इसको कितना दुरुस्त मानते हैं कि एक बंदा जो कि रुकने पार्लियामेंट बना है एक जमात से और एक सरबरा के चेहरे पर, उसके वोट पर, तो अब वो किस तरह से अपनी वफादारी तस्लीम कर सकता है? देखिए, हसन मुर्तजा साहब ने आपको वाजे बता दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 98 जो माजी की सियासत थी, या जो जिस तरह भी कुछ होता रहा, वो हमने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने COT पे साइन करके उसको दफन कर दिया था। तो अब जो आपको याद होगा 2017 में, जैसे मुर्तजा साहब ने बताया किस तरह इन्होंने नून लीग को इलेक्टोरल को तोड़ने की कोशिश। आपको सेनेट की इलेक्शन, आपको इसी थोड़ा वक्त गुजरा है, हमारी अक्सरियत को अकलियत में इमरान खान ने तब्दील करवाया। आपको याद होगा कि अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए, इनका एक सेनेटर बलूचिस्तान से 40 करोड़ रुपए देकर मुंतखब हुआ है। सिंध से लियाकत जो तो इल्जाम लगाते हैं, जिसको इन्होंने सेनेटर बनाया, उसको 30 करोड़ रुपया लिया गया है। ये खरीद धंधा इमरान खान का है। ये काला पैसा, इसराइल का पैसा, इंडिया का पैसा, फॉरेन फंडिंग में जो इनके केसेस चल रहे हैं, ये पैसा सारा इनका इस्तेमाल हो रहा है। और इन्होंने हमेशा इसकी, आप मुझे ये बताएं, उस वक्त पैसा इस्तेमाल हो रहा था, अभी भी पैसा मुझे मौका दे। वजीर आजम 6 MPA से नून लीग के मिला है, ये इखलाकी, इनको वहाँ पे शर्म हया नहीं आती है, तब इखलाक इनको याद नहीं आता है। अगर आज इनके मुझे बताएं, ये जो इनका कराची से नजीब हारून, एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक साफ इंसान है, वो आज कह रहा है कि वजीर आजम रिजाइन दे। वो इनका जब फाउंडर मेंबर है, तो मुझे बताएं, ये आवाजें इनकी पार्लियामानी पार्टी से आ रही है, इनके अपने MNA कह रहे हैं कि आप रिजाइन दो, चले जाओ। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हमारा पैसा कौन सा इस्तेमाल है? हमने चलें देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्योंकि हर जमात इस बात को कंडेम जरूर करती है कि जनाब आप जिसके वोट पर लेकर आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी वजह से, जिसके चेहरे पर आपने इलेक्शन जीता है, उस पर वफादारी तब्दील नहीं होनी चाहिए। अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर, हसन मुर्तजा और खेलदार साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब
कुछ अगर सियासी मामला से हटकर बात की जाए, एक और लख्ते जिगर एक मां से बिछड़ गया है। पाकिस्तान में कराची में राजधानी की वारदातें जबान ज़दे आम है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक और बच्चा अपने मां से बिछड़ गया है। वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। पाकिस्तान न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और नाज़रीन, अक्सर लोग कहते हैं कि क़यामत करीब है। उसकी वजह यह है जनाब, इस तरह के वाकयात अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं जिनके बारे में ना माजी में कभी सुना है और ना ही कभी देखा और ना ही कभी किसी जगह पढ़ा है। क्योंकि इस तरह के वाकयात, 7 दिन की बच्ची को 7 गोलियां मार दी गई क्योंकि उसको बेटा चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए थी। कराची में इस तरह का एक वाकया पेश आया कि बच्ची रात में रोती थी, इसलिए 22 दिन की बच्ची को खुद उसकी मां ने जनाब गला घोटकर मार दिया। इसी तरह एक मैरी रोज खातून जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थी, उनका एक वाकया पेश आया और वो वाकया कुछ इस तरह था कि वो मरने से पहले अपने शीशे पे लिख के चली गई कि मेरी बेटियों की शादी इंसान से करना, जानवर से नहीं करना। ये माशरा किस तरफ जा रहा है, इसी पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर मोइन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माइंड साइंटिस्ट हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जनाब, ये बताइएगा ये क्या हो रहा है माशरे में, ये किस तरह के वाकयात हो रहे हैं? क्या इस तरह के वाकयात आम हो रहे हैं या फिर वाकई में हमें अब पता चल रहा है माजी में भी ऐसे होते रहे हैं? अच्छा, देखिए, माजी में वाकयात होते होंगे मगर इतनी ज्यादा तादाद में जो अब हो रहे हैं उतनी ज्यादा तादाद में नहीं है। माजी में भी होता था, मगर आप माजी में देखें कि इंसान की जिंदगी कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर सुकून था, औलाद माँ बाप की बात मानती थी, लोग शाम को घरों पे आ जाते थे, जिंदगी में स्ट्रगल, रैट रेस जो थी वो नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, जो कुछ इंसान के पास था उसमें वो खुश था। अब जैसे जैसे जिंदगी ने तरक्की की, इंसान के पास वक्त कम है, उसके साथ साथ उसकी कंपटीशन लाइफ में बढ़ गया, उसको बेहतर से बेहतर जिंदगी चाहिए। फासले बज़ाहिर पे आपके पास गाड़ी है, पहले घोड़ा गाड़ी थी, मगर इंसान के दिलों के फासले बढ़ गए। आज आपके घर बहुत बड़े हैं मगर आपके दिल बहुत छोटे हो गए। ये वो चीजें हैं जिसने इंसान को परेशान कर रखा। अगर आप मगरिब में देखें तो ठीक है, वहाँ जराइम है, मगर वहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि इंसान इंसान से दूर है, अकेला है, तन्हाई है, लोनलीनेस बहुत है। पाकिस्तान में पिछले 10 साल के अंदर जो बहुत बड़ी एक लहर उठी है क्राइम की, बेरारवी की, गुस्से की, तशद्दुद की, कत्ल गारत की, रेप की, उसकी बहुत बड़ी 2-3 वजूहात हैं। उनमें से एक वजह जो है वो गुर्बत है। गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है। देखिए, इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगा, तो जब इंसान गुर्बत में मुब्तला हो तो उसके नेचर ऑफ जराइम डिफरेंट होते हैं। चोरी, चकारी, डाके, ये सब होता है। बेईमानी, फला का कब्जा कर लिया घर, फला की जमीन पे कब्जा कर लिया। दूसरी जो बड़ी अहम चीज है वो ये कि हमारे यहाँ वो जो किरदार होती थी या किरदार साजी होती थी माशरे में, माँ बाप से लेकर स्कूल तक, वो नहीं रही। स्कूल आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है जो किताबों में। एजुकेशन का पर्पस था इंसान के अंदर एक तजस्सुस बेदार करे, ताकि वो गौर फिक्र करे, वो मुशाहिदा करे, वो सवाल ज़हन में है उसके जवाब ढूंढे। वो आपकी एजुकेशन सिस्टम खत्म की। और तीसरी जो बड़ी खतरनाक चीज हुई वो ये कि माशरे से अदल इंसाफ खत्म हो गया। आज हमारे पास माशाल्लाह कोर्ट्स मौजूद है, हमारे पास पुलिस स्टेशन हैं, हमारे पास हर किस्म की जो सहूलत बज़ाहिर एक माशरे में होनी चाहिए वो है, मगर ना आपको इंसाफ नजर आता है, ना आपको अदल नजर आता है। तो ये तमाम चीज अगर आप ले लें तो इससे होता है कि इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन घर में भी होगा, बाहर भी होगा। सब छोड़ें, पिछले चंद दिनों में जो पॉलिटिकल माहौल देख रहे हैं पाकिस्तान का, मुझे ये बताइए इस कौम को, आई एम वेरी सॉरी, मगर इस कौम को क्या सिखा रहे हैं आप? 24 घंटे आपके तमाम चैनल्स पे एक ही चीज हो रही है, वो है पॉलिटिकल शोज। अब व्यूअरशिप तो बहुत बड़ी आ रही है, मगर आप जानते हैं इससे स्ट्रेस कितना बढ़ता है। मैं देख रहा हूं अगर, तो मेरे जहन में स्ट्रेस होगा, मुझे पता है कि अरे ये हो गया, हुकूमत चेंज होगी तो क्या होगा, डॉलर कितना बढ़ जाएगा, गोल्ड कितना बढ़ जाएगा, मुल्क के अंदर इस्तेकाम खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें दिखा दिखा के हमारे अंदर इतना स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। उस स्ट्रेस की वजह से गुस्सा भी आता है, उस स्ट्रेस की वजह से तशद्दुद पैदा होता है, इंसान गलत काम करता है।
ठीक है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर ये बताइएगा, ये जो हमारे माशरे में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया था तो एक खबर ये आई थी कि भाई बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको बेटा चाहिए था, 7 गोलियां मारी गई, दरिंदगी की इंतहा। आज एक वाकया आया है कि भाई मां ने अपनी 22 दिन की बेटी को गला दबा के इसलिए मार दिया कि रात को सोने नहीं देती थी, मियां बीवी के दरमियान झगड़े होते थे। ये माशरा किस तरफ जा रहा है और इसकी वजूहात क्या है ऐसे वाकयात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरफ और जिस तरह सोसाइटी में लोग हैं और बिलखुसूस हम और आप जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोगों को सिखाने वाले समझाने वाले वो नेगेटिविटी की बात करते हैं, वहाँ आप जैसे लोग पॉजिटिव थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी इस सही और इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल। शुक्रिया जनाब, बहुत अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर 2 चीजें हमें नजर आती हैं कि माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों के दिलों में खौफ इलाही नहीं है, यहाँ अनायत है, लिल्लाहियत नहीं है। जब अना परस्ती कूट कूट के इस कौम में बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पहले हम देखते थे कि माँ और बाप अपने औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, आज अना परस्ती इतनी आ चुकी है कि वो बच्चों को ही कुर्बान कर देते हैं। उसकी वजह हदीस से दूर और अहकाम इलाही को अपने दिलों से निकाल देना है। यहाँ तो सबसे बड़ा कसूर आता है ना, यहाँ जो बात कर रहे थे डॉक्टर उमैस मेरे भाई, यहाँ तालीम पे तो तवज्जो दी जा रही है मगर तरबियत पे तवज्जो नहीं दी जा रही। तरबियत के फुकदान की वजह से माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है। और सलमान भाई, यहाँ एक और भी मामला हमें समझना होगा, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ स्कूल ऑफ थॉट है जो नेगेटिविटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स को लोगों को बताते हैं। यहाँ अगर पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिविटी को बयान किया जाए तो सोसाइटी से इन तमाम चीजों को खत्म किया जाता है। और इसमें हर बंदा, मैं और आप जैसे लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे और करना चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया आग को अपनी चोंच से बुझाने की कोशिश करती है तो लोग कहते हैं क्या इस तरह आग बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया कहती है मैं चाहती हूँ कल क़यामत के दिन मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हो। तो मुझे और आपको कोशिशें करते रहनी चाहिए। और जो लोग नेगेटिव हैं, बहुत प्यार के साथ। सर सवाल तो ये भी पैदा होता है ना, उस चिड़िया को तालीम और तरबियत किसने दी है? एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, बीए पास, अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। मैंने तो बचपन से ये पढ़ा है और इस बात को फील किया है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। ये तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपकी तरबियत होती है और उसको पता है कि अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको मार दिया। किस माँ के पास इतना जिगरा होता है कि जिस बच्ची को उसने जन्म दिया है उसकी रोने की वजह से, बच्चों की जो रोने की आवाज होती है वो एक इंसान के अंदर एक खुशनुमा तब्दीली लेकर आती है, लेकिन वो उसी को बुझा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी रात की नींद बर्बाद हो रही है। अच्छा सलमान भाई, मसला ये कि हमारी हर तीसरा चौथा आदमी डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। हर चौथा आदमी परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। उसकी वजह है कि नीड्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। ख्वाहिशात इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि ख्वाहिशात की तकमील ना होने की वजह से बंदा नफ्सियाती मरीज पागलपन की तरफ जा रहा है। सही। इन चीजों को देखना होगा कि किस वजूहात पर, किस बिना पर वो ये मुआशरा इस तरफ जा रहा है। इसमें रियासत की भी जिम्मेदारी है, मेरी की भी जिम्मेदारी है, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। हर जी शऊर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको रोकथाम करने की कोशिश करे। ठीक, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश की कि इसको साइंसी हवाले से और इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से और रूहानियत के हवाले से इस चीज का हल निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन इस तरह के वाकयात आए रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ दीगर खबरें भी पाकिस्तान न्यूज रूम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं।
इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जनाब, और ये वाकये पर जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन जितनी मुजम्मत की जाती है उससे ज्यादा वाकयात पेश आते हैं। एक और मां के बच्चे को छीन लिया गया और उसका यकीन जानिए कोई कसूर नहीं था। राजधानी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और शायद आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ती चली जाएंगी। हुक्मरान सिर्फ दावे करते हैं, अमली इकदामात होते हुए नजर नहीं आते। अहमद चुनाय साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अहमद चुनाय साहब, ये बताइएगा, ये वाकयात आए रोज एक अलमनाक दास्तान रकम करते हैं, क़यामत सुगरा के मनाजिर होते हैं, लेकिन क्यों ये वाकयात हो रहे हैं? क्या हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त सिलसिले चल रहे हैं, ना गलतियों से सबक सीखने वाली बात है, ना इन वाकयात से कोई सबक लेने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम एज अ कौम पूरी तरह बाशऊर होकर इन जराइम के खिलाफ जद्दोजहद की बात नहीं करेंगे, ये वाक़यात रोज़ होते रहेंगे और रोज़ किसी न किसी माँ की जो है वो दर्दनाक अलमनाक कहानी जो है वो हमारे सामने आती रहेगी। मैं समझता हूँ कि आज अब वक्त आ गया है कि इन तमाम चीज़ों का बड़ी सख्ती से नोटिस लें और जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके इन तमाम जराइम के कलम करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वक्तन फ़वक्तन, आज वक्त आ गया है कि उन स्ट्रेटजीज पर अमल करें और हम अपने शहरों को जो है वो। सर, आप सीपीएलसी के चेयरमैन रहे हैं और मैं आज से 10 साल पहले स्टैटिस्टिक्स एक सेगमेंट होता था एक चैनल में, मैं वो किया करता था और उसमें बताता था कि सीपीएलसी के आदाद शुमार क्या होते हैं और उसमें जराइम रोजाना की बुनियाद में कराची में बढ़ता था। आप शऊर की बात करते हैं, आवाम की अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत की गफलत कहां है सारे मामले में? देखिए, ज़ाहिर है हुकूमत की गफलत की अगर हम बात करें तो महकमा पुलिस जो है वो हुकूमत के अंडर में ही आता है और ये इन्हीं की गफलत है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा एक सवालिया निशान बनी हुई होती है। इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि कराची शहर के 45,000 पुलिस वाले हैं, लेकिन चंद काली भेड़ें या चंद लोगों की वजह से पूरा महकमा जो है वो बदनाम होता है और उसकी कारकर्दगी पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहता है। जाहिर है, जब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान होता है तो ज़ेर अताब सिंध हुकूमत भी आती है कि सिंध हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करे और अगर ना कर रही हो तो उसके लिए वाज़ेह इक़दाम करे। अच्छा, भी सहाफ़ी का भी वाक़या पेश आया था, मतीन साहब को भी जाहिर सी बात है दिन दहाड़े हमने देखा था कि गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि हम फॉलो अप नहीं लेते? जिस तरह से उस केस का फॉलो अप किया गया, रोजाना की बुनियाद पे जो केसेस होते हैं, कुछ नहीं पता चलता कि मुजरिम कहाँ गया है। देखिए, अतर मतीन एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी शहर की पुलिस को जो है वो झुंझला के रख दिया था और इस किस्म के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, लेकिन अतर मतीन का वाक़या जो है न सिर्फ पूरे प्रेस में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो बुरी तरह आया हो गया। जाहिर है, पुलिस को फिर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कार्रवाई की, तनदही से काम किया। मीडिया की तरफ से यही सवाल उठा कि अगर अतर मतीन क्या कर सकता है तो जो लातादाद जुराइम रोजाना की बुनियाद पर होते हैं उन पे कोई क्यों नहीं इतनी अटेंशन देता है, वो क्यों जो है वो इस समाज से महरूम होते हैं और क्यों जो है उनके मुल्ज़िमान जो है वो स्कॉट फ्री रहते हैं। तो आज अगर यही हशर जो हमने अतर मतीन के कातिलों के साथ किया वो बाकी तमाम जितने भी मक़तूलीन हैं उनके कातिलों के साथ किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है और सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए, क्योंकि और किसी माँ की गोद ना उजड़े। कराची में इस तरह के वाकयात अब रोज होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आप मेहमान थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब एक और वाकया पेश आया साहिल पर, हमने देखा था रिसेंटली एक वाकया पेश आया था, ल्यूक के साथ एक वाकया हुआ था कि भाई उसने जो पैसे घोड़े वाले से तय किए थे, घोड़े वाले ने उससे ज्यादा पैसे मांगे, फिर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसी नौयत का एक और वाकया पेश आया और इसमें भी इसी तरह का तकाजा किया गया। वो जो गैर मुल्की है, फॉरनर है, वो यहाँ पर आया है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहा है, हम सबको उसको वेलकम करना चाहिए और पाकिस्तान का मजबूत इमेज दिखाना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कुछ मुनाफाखोर वहां पर मौजूद हैं और जनाब वो बात कुछ और करते हैं। आज इसकी दो वजूहात निकलकर सामने आ रही। एक तो ये जो फॉरनर होता है वो अंग्रेजी में बात करता है और जो ये वीडियो हमने देखी, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शायद वो अंग्रेजी सही से समझ नहीं पा रहे या सही से समझ आ नहीं रही है उनको, लेकिन दूसरी वजह ज्यादा वैलिड है और ज्यादा मौसर है और वो है पैसे उनके से निकलवाना, बार बार निकलवाना। जो तय होता है उस तक वो पैसे नहीं होते। 300-400 रुपए की बात होती है, 200 रुपए की बात होती है, लेकिन फिर आखिर में 5-5, 10-10 हजार रुपए मांगे जाते हैं। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है और इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। हमें फॉरनर्स को यार एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें फॉरनर्स को यहां पर लाना चाहिए, पाकिस्तान का मजबूत इमेज उनको दिखाना चाहिए।
और अब हफ्ते के हवाले से खबरें शामिल करेंगे वीकली राउंड अप में। पाकिस्तान न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इतवार को 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।